दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 8 चैप्टर बल तथा दाब के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम बल तथा बल की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि बल क्या है, इसके द्वारा किसी वस्तु की गति एवं अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि बल द्वारा किस प्रकार किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है। फिर हम बलों के प्रकार जैसे संपर्क बल, घर्षण बल, असंपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को भी अच्छे से समझेंगे। अध्याय के अंत में हम दाब, द्रवों एवं गैसों द्वारा लगाया गया दाब तथा वायुमंडलीय दाब जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है बल अपकर्षण या अभिकर्षण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण तथा खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। हमारा अगला टॉपिक है बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार को पीछे से धक्का लगाता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण बल लगता है। हमारा अगला टॉपिक है बलों की खोजबीन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। हमारा अगला टॉपिक है बल द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए गोली यानी गोल रक्षक गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोल रक्षक गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। यदि गोल रक्षक गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब हम अपने हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं या जब गूंथे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है संपर्क बल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है।
हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है घर्षण बल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। इसी प्रकार किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक है असंपर्क बल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। जब एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगाता है तो चुंबक द्वारा लगाए गए इस बल को असंपर्क बल कहते हैं। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। नदियों में पानी नीचे की ओर बहना गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक है दाब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति एक गेंद को किसी दीवार पर फेंकता है तो गेंद दीवार पर एक बल लगाती है और यह बल दीवार के उस छोटे से क्षेत्रफल पर लगता है जिसके संपर्क में गेंद आती है। इसी बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। हमारा अगला टॉपिक है द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी होती है या द्रव की सतह के संपर्क में होती है तो द्रव उस वस्तु पर एक बल लगाता है। इस बल को द्रव द्वारा लगाया गया दाब कहते हैं। सरल शब्दों में द्रव के अंदर या सतह पर किसी भी बिंदु पर द्रव के कारण लगने वाला बल ही द्रव दाब है। जैसे एक डैम के आधार पर पानी का दबाव अधिक होता है क्योंकि ऊपर से पानी का भार आधार पर लग रहा होता है। हमारा अगला टॉपिक है गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब गैस के अणु किसी बंद पात्र में होते हैं तो वे लगातार गति करते रहते हैं और पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। इन टकरों से एक बल उत्पन्न होता है जिसे गैसों द्वारा लगाया गया दाब कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी फुलाए हुए गुब्बारे को दबाते हैं तो वास्तव में हम गैस के अणुओं को एक छोटे से क्षेत्र में धकेल रहे होते हैं। इससे अणुओं की टकरें बढ़ जाती है
और गुब्बारे की दीवार पर दाब बढ़ जाता है। यह गैस द्वारा लगाए गए दाब के कारण होता है। हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।